जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम टू द एक ऐसी सीरीज जिसमें अगर आपको किसी भी चैप्टर में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आज तक आपने वो चैप्टर को टच भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, तो भी ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद 1 से 2 घंटे में आप इस चैप्टर में पीएचडी कर लोगे। लिटरली बोल रहा हूँ, पीएचडी कर लोगे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा देना, कोई भी बुक का क्वेश्चन उठा देना, आप 10 क्वेश्चन करोगे, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके गारंटीड सही होने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद को वो कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें अपन ये 10 टॉपिक पढ़ रहे होंगे। उससे पहले मैं इस सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं कि इस सीरीज में क्या स्पेशल होने वाला है। क्योंकि देखो, इस सीरीज में पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये नीट, जेई मेन या कोई भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे सीयूईटी हो गया, कोई बोर्ड्स हो गए, हर एक एग्जाम के लिए मोर देन इनफ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने ये वीडियो 1-2 घंटे की देख ली, तो आप उस एग्जाम में 100% स्कोर करने वाले हो। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सारे कंसेप्ट, सारी ट्रिक्स, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो भी इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। पूरे फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट नीट और जेई मेंस के पीवाईक्यूज है वो सारे रिसेंट वाले इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसको बनाने के लिए जो आप 1 से 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो, इसको बनाने के लिए लगभग 30 से 32 घंटों का मुझे टाइम लगा है। उतने टाइम में मैंने 6 से 7 अलग अलग जो बड़े टीचर्स हैं उनके नोट्स कलेक्ट किए हैं, मेरे खुद के नोट्स मिलाए हैं, फिर उन सबको अच्छे से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आपको मिल सके, इसलिए ये वीडियो मैं 6ठी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक कमेंट ड्रॉप कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। एंड में, स्टार्टिंग में ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही ड्रॉप करना, वरना कोई इशू नहीं है। और एक बार लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लास्ट तक, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी थ्योरी की जो आपको लगेगा यार टाइम ज्यादा ले दिया, मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन लास्ट तक आपको 100% चीजें समझ में आने वाली है। लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी तो आप इस चैप्टर के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन खुद से 1 सेकंड में उड़ाने वाले हो। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है, देखो एक चीज पहले बता देता हूँ, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम कहाँ पे है, तो लिंक जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम के ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ऑलरेडी 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंप्लीट 12th को फॉर्मूला रिवीजन किया है, जिसमें अपन ने वेव ऑप्टिक्स को 20 मिनट में किया था, जिसमें पूरे फॉर्मूला, कंसेप्ट और पीवाईक्यूज किए हुए हैं, है ना। तो अगर किसी को वेव ऑप्टिक्स नहीं आता तो ये चीज देख लेना, आपका वेव ऑप्टिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम सेमीकंडक्टर को हमने 25 मिनट में किया था, जिसमें पूरे फॉर्मूले, कंसेप्ट और पीवाईक्यूज। सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी ने 25 मिनट भी दे दिए तो उसके 100% चीजें होने वाली है। इसके साथ साथ हमने और क्या क्या किया हुआ, तो पूरे 38 ईयर्स के नीट के पूरी 12th क्लास के पीवाईक्यूज जो है आपको कराए हुए हैं। जैसे ईएमआई के 20 मिनट के अंदर पूरे 38 ईयर्स के पीवाईक्यू, ईएम वेव्स के भी 20 मिनट के अंदर, न्यूक्लियाई के 25 मिनट के अंदर, एसी के 30 मिनट के अंदर। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। तो अब बिना आपका टाइम खराब करे इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, ये जो लेक्चर है वो डिटेल्ड लेक्चर होगा, इसमें कोई भी चीज मिस नहीं करी जाएगी, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से 2 घंटे के बीच में लेक्चर बनेगा। फिर इसी चीज का शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर भी आएगा, जिसमें ओनली फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे ना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन सिर्फ फॉर्मूला और क्वेश्चन, फॉर्मूला और क्वेश्चन। तो इसी चैप्टर का इसी चैनल पर आज ही एक वीडियो डलेगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें कंप्लीट काइनेमेटिक्स को 10 से 15 मिनट में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे फॉर्मूले के साथ। तो पहले आपको ये देखना है, रिवीजन के लिए पटाख से वो देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसी दिन इसके 38 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बिना आपका टाइम खराब करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है 1D है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। ठीक है, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड हम कवर करेंगे, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कवर करेंगे। फिर जो ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं ना, कि वीटी ग्राफ दे दिया, इसका ये ग्राफ देख के आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, उसने पूछ लिया कि आपको एक्सेलरेशन बताओ, तो किस तरह अपन इसको डिराइव करते हैं वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारी हम डिटेल में कर रहे होंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब जो वो कहते हैं ना कि एक ट्रक आया, आपको ठोकने से कितनी देर पहले उसने ब्रेक लगाए ताकि वो रुक जाए, तो वो कितनी दूर पहले ब्रेक लगाना चाहिए ताकि वो रुक जाए, तो वो सारे कंसेप्ट अपन उसमें कवर कर रहे होंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे 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 ये रिमोट है, तो ये ऊपर से नीचे आ गया, नीचे क्यों आया, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना, तो ये कितनी देर में नीचे आएगा, कितनी स्पीड, जब नीचे टकराएगा मेरे हाथ में तो कितनी स्पीड से टकरा रहा होगा, कितनी हाइट से ये आ रहा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में कवर कर रहे होंगे। गैलीलियो लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, काइनेमेटिक्स में ही आता है, तो वो अपन कवर कर रहे होंगे।
जगलर प्रॉब्लम, जगलर प्रॉब्लम क्या होती है भैया हमें बताओ, भैया हमें बताओ। जगलर प्रॉब्लम होती है वो एक खिलौने दिखाने वाला नहीं होता क्या, जोकर था मेला में, वो ऐसे ऐसे बॉलों को उछालता रहता है, एक बॉल हवा में, दूसरी बॉल हाथ में, तीसरी बॉल इस हाथ में, तो उसको कहते हैं जगलर प्रॉब्लम। तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे कवर कर रहे होंगे आज के बाद, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है वो सारे अपन कवर कर जाएंगे। तो ये है अपनी शुरुआत। अब स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। वापस बोल रहा हूँ लास्ट तक वीडियो को देखना, हो सकता है बीच में थ्योरी की वजह से कुछ आपको यूं लगे कि बोर हो रहा है, लेकिन 1-2 घंटे आंख बंद करके 1.5 स्पीड में 1.5 की स्पीड में इसको चलाओ और इसको पूरा देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है। अब भैया जी ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते कि ये गोला बना दिया और बोल रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट पता करो, इस एंगल के इसके डिस्टेंस पता करो, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं आते। अब भैया तुम्हें नहीं आते, लेकिन ये जेई मेंस 2026 का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, अभी जनवरी में जो अटेम्प्ट हुआ था जेई मेंस का, उसमें पूछा गया है सेम क्वेश्चन। और भैया जी जो जेई में रिपीट होता है वो आप सबको पता है नीट में रिपीट होता है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें, तो बस मेरी आप 5 मिनट बाद ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से भी कम टाइम में खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। वापस बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को 5 मिनट अभी टाइम देख लो, 5 मिनट बाद ये क्वेश्चन आप खुद 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर रहे होंगे जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट का। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। देखो डिस्टेंस क्या होती है भैया जी, डिस्टेंस क्या होती है। अब मैं आपको यूं बोलूं कि भैया हमें ये बताओ जो आपकी ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली, वो कितनी दूर है। अब आप बोलोगे भैया कितनी दूर है, कहां से पूछ रहे हो आप, तो वो बताना जरूरी है ना कितनी दूर कहां से पूछ रहा हूं। अगर मैं जयपुर से पूछूंगा तो हो सकता है 200 किलोमीटर हो, कोटा से पूछूंगा तो हो सकता है 300 किलोमीटर हो, पटना से पूछूंगा तो हो सकता है 1000 किलोमीटर हो। तो वो डिपेंड करता है कि हम पूछ कहां से रहे हैं। तो डिस्टेंस को हमें पता करने के लिए सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां से हम पूछ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब पूछ रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि भैया आप ये बताओ कोटा से एम्स दिल्ली कितनी दूर है, तो भैया 275 किलोमीटर है। कोटा यहाँ पे क्या है, जहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे कोटा में कौन बैठा है, आप, आपको कहां जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, तो आप जो बैठे हो उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना ध्यान रखो, डिस्टेंस को पता करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से हम डिस्टेंस पता करना चाह रहे हैं, और ऑब्जर्वर कौन पता करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात। अब जैसे ये जी वेगन है, मर्सिडीज की गाड़ी होती है ना जी वेगन, अब हम थोड़े गरीब टाइप के इंसान है तो हमारी जी वेगन ऐसी ही कुछ होती है। अब यहाँ पे एक सुंदर कन्या कानूड़ी बैठी हुई है, हमारी सुंदर कन्या कौन बैठी हुई है, कानूड़ी, और उसी के बगल में एक कलुआ बैठा हुआ है। अब सुंदर कन्याओं को तो कलुआ ही लेके जाता है, आप सब जानते हो। अब एक रसगुल्ला जो है, मैं लड़कों को प्यार से रसगुल्ला बोलता हूँ ना, क्योंकि लड़के बिल्कुल अच्छे होते हैं सफेद सफेद से, तो लड़के जो है, ये हमारे जो रसगुल्ला है, प्यार मेरे को लड़कों के प्रति थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो जो हमारा रसगुल्ला है वो नीचे जमीन पे बैठा हुआ है। अभी कलुओं के साथ जो हमारी कानूड़ी जा रही है वो जी वेगन के अंदर जा रही है, और जी वेगन की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आ रही है। तो अब सुंदर कन्या जो है वो रुकी हुई है या चल रही है। अब आप बोलोगे भैया आपने ही तो बोला अभी के अभी कि जी वेगन में है 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो चल रही है। लेकिन मैं कहूं कि अगर कलुए के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो वो रुकी हुई की चल रही है, नहीं समझ में आया। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे आप और मैं एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, लेकिन अज्यूम कर लेते, दिमाग में मान लेते अपन दोनों एरोप्लेन में बैठे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपके घर की छत के ऊपर से अपन उड़ रहे हैं, तो आप और मैं तो एरोप्लेन में बैठे हैं ना, तो आप और मैं तो बैठे हुए दिखेंगे, मतलब एक दूसरे को हिलते हुए नहीं दिख रहे हैं ना, तो अपन एक दूसरे के रिलेटिव में तो क्या है, रेस्ट में है ना। लेकिन आपके ही घर के पड़ोसी जो आप देख रहा होगा, वो क्या देख रहा होगा कि अपनी एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, तो उसके कंपैरिजन में अपन क्या है, मोशन में है। लेकिन अपन दोनों के कंपैरिजन में अपन क्या है, रेस्ट के अंदर है। तो ये रेस्ट और मोशन में है, वो चीजें डिसाइड करती है कि आप कौन देख रहा है। अब जैसे सुंदर कन्या को अगर ये कलुआ देखेगा तो ये रेस्ट में दिखेगी, लेकिन वहीं अपना रसगुल्ला देखेगा तो वो जी वैगन से जाती हुई दिखेगी। तो सुंदर कन्या जो है वो रेस्ट में कब रहेगी, विद रेस्पेक्ट टू, रेस्ट में कब रहेगी, विद रेस्पेक्ट टू कलुआ। कलुए के रेस्पेक्ट में जो है ये है, रेस्ट में है। अगर सुंदर कन्या मोशन में किसके रेस्पेक्ट में रहेगी, तो विद रेस्पेक्ट टू हमारा रसगुल्ला, रसगुल्ले के रेस्पेक्ट में सुंदर कन्या मोशन में रहेगी। आई होप आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो किताब में लिखी होती है आपको समझ में नहीं आती, अब देखना चुटकी में समझ में आएगी। देखो क्या है, नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इन द यूनिवर्स। मैंने अभी आपको बताया ना, अपन दोनों हवाई जहाज में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, दोनों तो रेस्ट में है, लेकिन आपके पड़ोसी की नजर में आप मोशन में है। तो कोई अब मोशन में भी है हम, रेस्ट में भी हम, तो कोई भी ना तो सिर्फ रेस्ट में होता है ना तो सिर्फ मोशन में होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म, अभी बताया ना कि रिलेटिव है,
मेरे कंपैरिजन में पूछोगे तो आप एरोप्लेन में रेस्ट में हो, लेकिन पड़ोसी के कंपैरिजन में मोशन में हो, तो ये रिलेटिव टर्म हो गई, ठीक है। किसके रिलेटिव? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक बेसिक चीजें अपन पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कितना चला है, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। जैसे यहां से आपने स्टार्ट किया, चले 1 मीटर ऊपर, फिर 1 मीटर राइट में, फिर 1 मीटर वापस नीचे, तो टोटल कितना चल गया? 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, 4 मीटर हो गया। लेकिन सेम चीज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना मिनिमम डिफरेंस है, कितना मिनिमम जो डिस्टेंस होती है ना फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसे सेम एग्जांपल में लू, 1 मीटर ऊपर चला, 2 मीटर राइट में चला, 1 मीटर नीचे चला, तो 4 मीटर तो डिस्टेंस चल चुका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में कहां पे हूं? यहां पे। इनिशियल कहां पे? यहां पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? दो। ये देखो ऊपर 2 मीटर है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है भैया जी वो कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रही है चीजें? डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल और इनिशियल जो पॉइंट है उन दोनों को जोड़ दो, मिनिमम जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट रहेगी। और डिस्टेंस क्या होती है कि जितना ऑब्जेक्ट चला है, जितना ऑब्जेक्ट चला वो सारी की सारी अपन इसमें काउंट करेंगे। सेम एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। स्टार्ट करा, 1 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर इधर घुमा, 1 मीटर नीचे आया और वापस 1 मीटर यहाँ गया, तो जहां पे पहले था वहीं आ गया, लेकिन कितना चल चुका? 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, टोटल 4 मीटर चल चुका, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। सेम एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट में लूं, यहां से चला 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 वापस यहीं आ गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो कहां आएगी? ये पहले भी यहीं था, बाद में भी यही है, तो यहाँ पे जो भैया जी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। चलते हैं आगे। कांट बी डिक्रीज विद टाइम। अब एक बार तो आप चल चुके डिस्टेंस, तो वो चल चुके, वो टाइम के हिसाब से कम नहीं होगी, है ना। और ऑलवेज एडिटिव नेचर, इसको हमेशा ऐड करेंगे। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, उसको माइनस नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है। कांट भी नेगेटिव नेगेटिव। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि अपन इसको वेक्टर में क्या होता है? मेन चीज डायरेक्शन होती है, तो अपन इसमें डायरेक्शन कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, जो आप जिस रास्ते से आप चल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेम इसकी उल्टी चीजें यहाँ हो जाएगी। ये जो है पाथ ऑफ लेंथ नहीं होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में, ये जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए नेगेटिव, और ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसकी यूनिट जो है मीटर में होती है और डायमेंशन जो है L1 होती है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। अब डिस्टेंस क्या होती है? जैसे यहाँ पे रसगुल्ला है, हम मेरा कोई प्यारा सा रसगुल्ला ये वीडियो देख रहा है, तो जो रसगुल्ला है ना वो अभी कोटा में बैठ के तैयारी कर रहा है, कहीं पे घर पे बैठ कर तैयारी कर रहा है, अब वो डॉक्टर बन जाता है, तो जो रसगुल्ला से लेकर डॉक्टर रसगुल्ला के बीच में की जो टोटल जर्नी है वो है डिस्टेंस। लेकिन रिलेट, अब देखो, अब इसके ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्मल घर पे बैठे और अपने आप डॉक्टर बन गए। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स भी देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे होंगे, रात दिन आपने अपने आप को ग्रिंड किया होगा, तब जाके आप बने हो। बीच में रोए भी होंगे, मार्क्स भी कमाए होंगे, बड़े भी होंगे, तो ये जो स्ट्रगल है पूरा, कम ज्यादा ऊपर नीचे, ये सारा जो होता है वो डिस्टेंस होती है, जो आप स्ट्रगल करते हो वो एक डिस्टेंस है। लेकिन रिलेटिव्स ने क्या देखा? अरे यार इसका सिलेक्शन हो गया, ये पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे चला गया, मेडिकल कॉलेज में चला गया, एम्स में चला गया, तो उन्होंने क्या देखा? फाइनल देखा, इनिशियल देखा, उन्होंने आपका स्ट्रगल नहीं देखा। अब मान लो किसी रसगुल्ले का गलती से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने भी चीजें सारी की, तो उसकी भी डिस्टेंस में सारी चीजें आएगी, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इसको आगे डॉक्टर नहीं लगा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या बोल देंगे? 0 बोल देंगे। जबकि डिस्टेंस तो उसने भी बहुत कवर की है, 1 साल 2 साल तो उसने भी पढ़ाई की है, तो ये 1 साल 2 साल की पूरी जो जर्नी है वो आपकी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो फाइनल आपका आउटपुट है, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो रिलेटिव्स आपका ओनली डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि नहीं हुआ तो चलो भागो, हो गया तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन जो आपकी मेहनत है 1 2 साल की वो कोई नहीं देखता, वो होती है डिस्टेंस। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए और बी पॉइंट दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं, तो पहला जो पहला नंबर का है फर्स्ट वाला वो सीधा का सीधा जाता है, सेकंड वाला थोड़ा घूम घाम के जाता है, और थर्ड वाला बहुत ज्यादा घूम घाम के जाता है। मतलब सीधी बात बोलूं तो किसी का फ्रेशर में 12th के साथ ही सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल ऐसा ही चला गया, किसी का फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन हो गया तो ऐसा चला गया, किसी का 3 4 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुआ है, तीनों गए मेडिकल कॉलेज में ही है, तीनों पहले घर से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी का फ्रेशर में हो गया, किसी का फर्स्ट ड्रॉप में हो गया, किसी को 3 4 ड्रॉप लग गए। तो इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो सेम ही रहा ना, तीनों एक पॉइंट से जो फाइनल माइनस इनिशियल वो तो सेम ही है, लेकिन तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर मैं डिस्टेंस का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी रही है? थर्ड वाले की। फिर किसकी रही है? सेकंड वाले की। फिर किसकी रही है? फर्स्ट वाले की। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा डिस्टेंस का? सबसे ज्यादा थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की। डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों सेम, तीनों के तीनों सेम ही जगह जा रहे हैं, सेम जगह से, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पूरी थ्योरी आपके पास खत्म होती है।
अब बात करते हैं अपन ए से बी तक बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर जाते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे यहां से बिल्कुल बिना किसी डायरेक्शन चेंज किए यहां तक पहुंचा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी मिनी फाइनल माइनस इनिशियल यही है और डिस्टेंस भी यही है। तो जब भी मोशन 1D में हो रहा हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो तो उस समय पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भैया जी सेम होते हैं, ठीक है। और वह कहीं पे ऐसे घूम घाम के गया हो तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है भैया जी, जो डिस्टेंस होती है वो या तो ज्यादा रहेगी या फिर इक्वल रहेगी डिस्प्लेसमेंट के। मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या हमेशा छोटा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, अभी हो गई बहुत सारी फालतू की बातें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मोशन इन 1D। 1D के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कम है, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड क्या है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के, पॉसिबल तो है लेकिन हमेशा नहीं होगा, कभी कभी बराबर भी तो होती है। मैंने बताया ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर 1D में जा रहे हो तो इस जगह दोनों बराबर है, तो ये सही है लेकिन पूरी तरह सही ये भी नहीं है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, बिल्कुल कभी कभी हो सकती है, जब ये वाला कंडीशन हो तो हो सकती है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर किया जाएगा वो क्या जाएगा, डिस्टेंस या तो बराबर होगी या हमेशा ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ जो आईआईटी जेई वाला क्वेश्चन मैंने दिखाया था अब वो यहां से सोल्व होगा, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर कभी भी देखो ये पूरे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जो डिस्टेंस अपन कभी भी चेक करते हैं ना, जैसे कोई भी दो पॉइंट दे दिया सर्कुलर के यहाँ से यहाँ के बीच में, तो जो डिस्टेंस पता करते हैं वो इसकी आर्क पता करते हैं, और आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी इस जो सर्कल होगा इसकी जो भी रेडियस होगी इनटू जिस भी थीटा के ऊपर वो दोनों बन रहे होंगे। मतलब जैसे ए और बी के बीच में पूछा तो ए और बी के बीच में मान लेता हूँ थीटा एंगल है और इसकी रेडियस आर है, तो इसकी जो आर्क होगी या डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर इंटू थीटा होगी। और यहाँ पे जो थीटा लेंगे अपन वो किस में लेंगे, रेडियन के अंदर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वापस वही चीज फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे ए से बीच के बीच में पूछा तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी। तो ये जो है वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2r sin θ/2। जैसे ये थीटा एंगल है ये आर रेडियस है, तो ये फॉर्मूला लगाओ 2r sin θ/2, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे यू मान लो 120 डिग्री का एंगल होता, फिर वो पूछता कि भैया जी अब बताओ इसके अंदर कितना होगा, ठीक है। तो आर आर रेडियस है 2r sin 120/2, है ना, 120/2, 120/2 कितना हो गया 60 डिग्री, तो 2r sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2r sin 60 की जगह लिख दिया √3/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका √3r, ये क्या आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। चलो क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जेई मेन 2026 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए स्पोर्ट्समैन रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस जो है भैया जी वो आर है, सच एज ट्रांसफर पर ए बी पहले ये गया ए बी, फिर ये बोल रहा है बी से वापस ए पे आया फिर बी पे गया, मतलब पहले इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया फिर आधा राउंड और उसने कंप्लीट किया। तो अब डिस्टेंस कितनी चला, तो डिस्टेंस क्या होती है, आर्क होती है, और इसकी जो नॉर्मल है अपन सब जानते हैं सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है 2πr। तो ये पहले तो कितना चला भैया जी, पहले तो ये कितना चला, एक मिनट पहले तो ये कितना चला, दिख रहा है क्या आपको, पहले ये चला 2πr, ठीक है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक 2πr हो गया, लेकिन ये बोल रहा है वापस यहां तक जा रहा है, दो बार घूमा ना, तो ये आधा और चल रहा है, तो आधा सर्कमफेरेंस और इसमें ऐड कर देंगे तो 2πr प्लस πr, तो ये कितना हो जाएगा 3πr। ये 3πr क्या है, इसकी डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये कहां से चला ए बी से ऐसे पूरा घूमा और वापस ए बी पे ही पहुंचा, तो बी पे पहुंचा तो बी और ए के बीच में जो टोटल डिस्टेंस मिनिमम जो डिस्टेंस वो कितनी है, ध्यान से देखो यही तो है, मिनिमम डिस्टेंस यही तो है। अगर इसकी आर रेडियस है तो आर ये और आर ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आर प्लस आर, मतलब 2r, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा भैया जी 2r हो जाएगा। तो 3πr और 2r, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है वो सर्कमफेरेंस के अराउंड मूव कर रहा है, ए से लेके बी तक जाता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता करो। अब भैया जी इसमें एंगल आ गया, एंगल कितना आ गया भैया जी इसमें 90 डिग्री का आ गया, तो भैया जी हमने तो आपको बताया था, हमने तो अभी आपको बताया था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का क्या था 2r sin θ/2, लगा दो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2, इसकी रेडियस r है, साइन थीटा कितना है यहाँ पे 90, तो 90/2, 90/2 कितना होता है 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये कितना हो गया
√2r, क्योंकि ऊपर √2 से √2 कट जाएगा, दो √2 आएंगे ना, तो एक √2 से एक √2 बच जाएगा, कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो √2r तो भैया जी हमारे पास इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, ये वाली आर्क होती है, ये वाली आर्क होती है। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू थीटा होता है। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर आर इंटू थीटा होता है। आर की जगह तो आर, ये थीटा की जगह कितना है, 90 डिग्री है। अब इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, हमें पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो 90 कितना होता है, 180/2। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, पाई/2। तो ये कितना हो गया, πr/2। ये कितना हो गया, πr/2। ये सिंपल सा √2r और πr/2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में। आप सीधा आप डिस्टेंस ऐसे भी पता कर सकते थे कि पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। ये कौन सा 1/4 ही तो है, अरे ये आधा हो गया, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो 2πr/4 करोगे तो भी πr/2 ही आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 120 डिग्री का एंगल है, वैसे मैंने आपको करा दिया है, तो आप इसका आंसर कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है। अब जैसे ये इन सबको आर आर मान लेते हैं, आर 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 आर। ए से लेके बीच के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके बी के बीच में डिस्टेंस है आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिनिमम डिस्टेंस भी यही हो सकती है, तो ये भी आर होगा। ए से लेके सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस आर, 2r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम होता तो ये होता है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 डिग्री का है, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सिंपल √2r। तो ये कितना हो गया, √2r। ए से लेके डी के बीच में अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी होगी, पहले ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो आर प्लस आर प्लस आर, तो ये कितना हो गया, 3r। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मिनिमम माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना है, आर ही आ जाएगा। और ए से लेके ए तक की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो आर 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 आर, मतलब 4r हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह आप समझ सकते हो, कोई भी साइक्लिक अगर चीज है वो जहां से स्टार्ट हो करती है, अगर वहीं पे आ जाती है तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूरी राम कहानी खत्म हो चुकी है। इससे बाहर कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल स्केलर होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना, वेलोसिटी आगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, और स्पीड पूछा तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब ये जो सेम जैसे स्पीड क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो या तो स्पीड अगर 1D का मोशन होगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है 1D में नहीं है, तो आपका जो एवरेज स्पीड है या तो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो उसी तरह ये चीज होगी। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज 0, कोई टाइम इंटरवल के टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी आपकी वो 0 है, तो सेम टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब वेलोसिटी 0 है, अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है ना, जैसे यहां से लेके यहां तक गया, यूं मान लो ये ए से लेके वापस में ये आर रेडियस है, तो ए से लेके यहां तक आया, तो डिस्टेंस तो ये 4r चल चुकी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है इसका। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड भी 0, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं है। समझ में आया। तो जो एवरेज स्पीड है वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मे बी 0 आ जाएगा। मे बी 0 कौन सा है, मस्ट भी नॉन जीरो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये मे बी 0 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस। यहाँ से 20 से ज्यादा पीवाईक्यू रिपीट हो चुके हैं। जो ये पेज आप देख रहे हो ना, यहाँ इस पेज से लगभग 20 से ज्यादा बार पीवाईक्यू आ चुका है, तो ध्यान से इस पेज को समझने की कोशिश करना। देखो इंपॉर्टेंट कैसे क्या है, एक जो बॉडी है वो n इक्वल डिस्टेंसेज कवर करती है, वेलोसिटीज v1 से v2 से v3 से vn से। तो एवरेज स्पीड बताओ। मतलब n इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे पहला 1 किलोमीटर v1 से चला, दूसरा 1 किलोमीटर v2 से चला, तीसरा 1 किलोमीटर v3 से चला। आप इसमें देखोगे तो 1 किलोमीटर कांस्टेंट है, मतलब जो डिस्टेंस है, जो कवर्ड डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर कांस्टेंट है। हो सकता है वो बोले कि पहले 10 किलोमीटर v1 से चले, दूसरे 10 किलोमीटर v2 से चले, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है हर एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने लिख दिया डी 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 डी, ये डिस्टेंसेज है। पहला डी v1 से चल रहा है, दूसरा v2, तीसरा v3, चौथा v4 डैश 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 vn तक चल रहा है। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल
डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एन टाइम चल रहा तो एन इंटू डी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन V1 लिख सकता हूँ। अरे रे वी इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डी अपॉन V1, डी अपॉन V2, डी अपॉन V3। सेम ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ डी अपॉन V1, डी अपॉन V2, डी अपॉन V3। तो यहाँ से अगर आप देखो तो डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा तो ऊपर से डी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एन बचा है, एन अपॉन वन अपॉन V1 प्लस वन अपॉन V2 प्लस वन अपॉन V3। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होता है। अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो, मतलब 2 इक्वल डिस्टेंसेज V1 और V2 से कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रख दो, 1/V1 प्लस वन, ये देखो V एवरेज इक्वल टू 2/1/V1 प्लस 1/V2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो V1 V2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर V1 प्लस V2 आ जाएगा, और ये चीज ऊपर चली जाएगी तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये जो फॉर्मूला है, V एवरेज जब दो इक्वल डिस्टेंसेज अलग अलग वेलोसिटीज V1 और V2 से कवर की गई हो तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है, दिमाग में रट लेना, रट लो इसको। इसको मैं कर देता हूं भैया जी, इसको कर दो आप MTR, मुझे तुझे, MTR का मतलब होता है मुझे तुझे रट लेना है, MTR मतलब मैं तुझे रट लूंगा। तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो भैया जी MPPMT 2001 में आया था, CBSE PMT 2007 में आया था, CBSE मेंस 2011 में आया था, उसके बाद भी 6-7 एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक जो कैट बिल्ली है वो एक्स से वाई की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड पहले VU से जाती है, ठीक है, और वापस VD से आती है। अब इसने बोला कि ये भैया यहां से यहां तक पहले जाते टाइम तो VU से जाती है और आते टाइम VD से आती है। तो अगर नोटिस करोगे तो इसमें डिस्टेंस तो सेम ही है, पहले भी D थी अभी भी D है, तो इक्वल डिस्टेंस है, अलग अलग वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड पूछी है, फॉर्मूला क्या है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 की जगह VU है, V2 की जगह VD है, तो 2VD VU अपॉन VD प्लस VU, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज आती थी तो विद इन सेकंड्स आप आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 में अभी रिसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है भैया जी, ज्यादा पुराना भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्हीकल है वो ट्रेवल करता है हाफ डिस्टेंस V1 से, ठीक है, हाफ डिस्टेंस V से कवर कर रहा है और रिमेनिंग हाफ 2V से कवर कर रहा है, मतलब V1 की वैल्यू V आ गई, V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2V आ गई, क्योंकि हाफ है मतलब डिस्टेंस बराबर है। सिंपल है, अपना फॉर्मूला लगा दो, 2V1 की जगह V, V2 की जगह 2V अपॉन V1 प्लस V2 मतलब V प्लस 4V, सॉरी 2V। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, 4V स्क्वायर अपॉन 3V, V से V कट गया तो कितना बच जाएगा, 4V/3। 4V/3 कहीं दिख रहा है कि, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताओ विद इन सेकंड चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। CBSE 2011 AIPMT का क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड V1 और हाफ जो है वो V2 से कवर कर रहा है, तो कंप्लीट जर्नी। अरे भाई, अरे भाई, अरे भैया ऐसे इजी इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, अरे भैया हम फिजिक्स को मार देंगे क्या, ऐसे तो भैया हम फिजिक्स से डरेंगे ही नहीं, अगर आपने ऐसा करवा दिया तो हमें फिजिक्स से डर कैसे लगेगा, है ना, डर नहीं लगेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, वैसे पहले से किया हुआ था। तो बताओ फिजिक्स की बैंड बजा दी कि नहीं बजा दी आप लोगों ने, बजा दी। चलो नेक्स्ट है, इफ टाइम इंटरवल इज सेम। अब अभी तो मैंने बोला डिस्टेंस अगर सेम हो तो क्या होगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो इसका फाइनल याद रख लो क्या आएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये वाला चीज आप MTR कर लो, ये वाली चीज आप MTR कर लो, मुझे तुझे रटना है, ये वाली चीज कर लो, V1 प्लस V2/2 है ना। ये पूरा डेरिवेशन किसी को समझना है तो इसको पॉज करो और देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भैया जी आपका RPT 1996 में आया था, फिर BHU के एग्जाम्स में आया था, 99 में भी आया था, 2009 में भी आया था, उसके बाद भी बहुत बार आया है। क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन है वो स्ट्रेट रोड में जा रहा है, पहला आधा टाइम वो V1 से जाता है, अगला आधा टाइम वो V2 से जाता है, पहला आधा टाइम अगला आधा टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। अगर डिस्टेंस सेम बोलता तो कौन सा फॉर्मूला आ जाता, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और भैया जी एक चीज बता दूं कि आपको, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है HC वर्मा का, ये क्वेश्चन जाके देख लेना आप, विद इन सेकंड्स अब आप इसको सोल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, सॉरी अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस से नाम से पता लग रहा है इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी या कोई स्पीड होगी, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या, डिस्टेंस को अपन कहते हैं स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को अपन कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, ये स्केलर होगा, ये वेक्टर होगा, जैसे अपन ने पढ़ा है। और ये इसकी जो स्लोप है, डिस्टेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देती है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी आपको बता देगी, ठीक है।
तो अब सिंपल सिंपल ये चीजें अपन करना सीखते हैं। तो जैसे v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। तो कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट अगर आपको t की टर्म्स में दिया हो तो वहां पे अगर आप सिंपली डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है, अगर x की वैल्यू कितनी है 4t स्क्वायर प्लस 3t दिया है, और अगर 5 सेकंड पे उसने बोला कि वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी पूछा है, आपको x की वैल्यू दी है, तो x और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, x v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपको सिंपली इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। जब डिफरेंशिएशन करोगे 4t स्क्वायर प्लस 3t का, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8t प्लस ये 3 बच जाएगा यहाँ पे, तो 8t प्लस 3। अब ये आगे वेलोसिटी, अब इसने कितने सेकंड में पूछा है, 5 सेकंड पे, तो t की वैल्यू 5 रख दो, तो 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 43 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या समझ में आया, जब भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो टी की टर्म्स में और वेलोसिटी पूछी, तो अपन को सिंपली इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। दो तीन चीजें अपनी कवर हो चुकी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो अब अपना जो रसगुल्ले है, रसगुल्ले को गाड़ी चलाने का शौक है, जितने भी रसगुल्ले देख रहे हैं सबको गाड़ी चलाने का शौक है। तो रसगुल्ला क्या एकदम से एक्सीलेटर पे पैर दबा देता है तो गाड़ी भागती है, और कभी कभी फिर एकदम से कोई सामने आता है तो ब्रेक भी लगा देता है तो गाड़ी स्लो हो जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं, गाड़ी तेज हो गई या गाड़ी धीरे हो गई। एक्चुअल में वो चीज ऐसा नहीं होगी तेज हो गई या धीरे, वो होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होगी। पहले वेलोसिटी बढ़ी थी, फिर वेलोसिटी कम होगी। अब रसगुल्ले, कभी भी गाड़ी तेज हो तो बोलना, अरे वेलोसिटी क्यों बढ़ा रहा है, थोड़ी कम वेलोसिटी कर, हमेशा ऐसा बोलना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक वस्तु क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी अपॉन डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक चीज आपको बता रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी है, क्या इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया डीवी अपॉन डी होती है। या फिर कभी कभी अगर आपको एक्स से मतलब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। और कभी कभी आपको वी की फॉर्म्स में दिया हो, वी अगर एक्स की फॉर्म में दिया हो तो वी डीवी बाई डी एक्स होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको कभी v की वैल्यू दी हो, जैसे v की वैल्यू दी है 4t स्क्वायर प्लस 5t, तो अगर आपको a पूछा तो क्या करोगे, सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसका, डी वी अपॉन डी टी। v की वैल्यू कितनी है 4t स्क्वायर प्लस 5t, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4 है, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी की वैल्यू कितनी है, डी वी की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी टी। तो 3t स्क्वायर, तो स्क्वायर पता है जो उसके ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 6t प्लस 4 जो है कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 6t बच गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6t आ जाएगा। इसकी बात करें 8t प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू डी वी की जगह 8t प्लस 6 अपॉन डी टी। तो t का पावर 1 है तो ये आगे आ जाएगी, तो कितना बच जाएगा, सिंपली 8 बच जाएगा। 6 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू डी 3t³ प्लस 4t अपॉन डी टी। क्यूब है, ये पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4। ये इसका सिंपली एक्सेलरेशन आ गया। अब भैया जी ये क्या दे दिया, v इक्वल टू 4x प्लस 4। ये x की वैल्यू क्यों दे दी, मैंने अभी आपको बताया अगर x की फॉर्म में दिया हो तो ऐसा करना है, v dv बाई डी एक्स। तो पहले dv बाई डी एक्स कर लो इसको, dv बाई डी एक्स अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये आगे आएगा, तो इसका 4 ही बचेगा। तो dv बाई डी एक्स 4 हो गया, तो a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। v की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 4x प्लस 4, और डी बाई डी एक्स की जगह अपन ने क्या निकाल लिया, 4, तो ये कितना आ जाएगा 16x प्लस 16। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलो ये बेसिक बेसिक चीजें थी। अब आपको फाइंड एक्सेलरेशन, ये सेम ही चीज थी। अब देखो एक्सेलरेशन कब कब कांस्टेंट होता है, अब आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पे, अब आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पे, अगर अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखा है, नहीं नहीं नहीं, इसका निकालना पड़ेगा, पहले ये निकाल लेते हैं अपन। अगर ये निकालेंगे अपन, है ना, ये निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो अपन को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे जाएगा, तो 6t प्लस 4 का तो 0 हो जाएगा। अब इसका a निकालेंगे तो a क्या होता है, dv अपॉन dt। तो d v की जगह क्या लिखूँ, 6t अपॉन dt, तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। सेम अगर मैं इसको करूंगा तो इसका v कितना आएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वहां से अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या आएगी भैया जी, यहाँ से इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बच जाएगा, सिंपली 8 बच जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक पावर वो आगे आ जाएगी। अब ये कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपके पास। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी,
इसका करेंगे तो ये आगे चल जाएगा 9t² + 4। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना तो वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 18t + 0। मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, 18t का मतलब क्या हो गया, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। अब मैं इसकी बात करूं तो ये भी कितना आ जाएगा, पहले इधर जाएगा तो 8t³ + 8, फिर अगर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 24t²। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ओनली एक ही कंडीशन है एक्स के साथ जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, वो क्या है, अगर टी की पावर 2 होगी तो कभी भी अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है तो वहां पे जो है आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब अगर इसमें बात करो तो जहां पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है वहां पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाकी हर जगह अलग है। देखिए अगर t² है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है तो यहाँ पे 6t आ रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज होगा। तो कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² होगा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी t की पावर 1 होगी, आपका जो एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आप मैं कहता हूँ याद कर लो, इसको रट लो, MTR कर लो। क्या है, जब भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, आगे PYQs कराऊंगा, यहाँ से PYQs उठ के आए हुए हैं, तब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब ये कैसे होता है तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, किया हुआ है। तो v इक्वल्स टू, जैसे √x है, √x को मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूँ। तो जब मैं dv/dx करूंगा तो पावर हाफ आगे आएगी और इसमें से एक माइनस होगा, तो हाफ -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -हाफ। -हाफ का मतलब कितना, माइनस है मतलब नीचे आएगा, 1/2 की पावर हाफ। तो जब इसका मैं v dv/dx करूंगा तो ये √x से √x कट जाएगा और 1/2 बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो इसलिए ये भी कांस्टेंट होता है। अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे कि किस किस चीज में एक्सेलरेशन भैया जी आपका कांस्टेंट है, कौन कौन से केसेस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भैया जी हम 1 मिनट में कर देंगे, बताओ। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² कांस्टेंट है, सही बात है। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, नहीं। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t² क्या करें, नहीं नहीं, ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², नहीं नहीं नहीं, ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बिल्कुल सही है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t³ नहीं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, नहीं नहीं नहीं, √x आएगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x ये आ जाएगा। तो बताओ मिनटों में चुटकियों में आपके क्वेश्चन हुए कि नहीं हुआ। अब ये नीट का PYQ आपके पास आता है, बहुत इजी PYQ क्वेश्चन। क्या है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ऐसे वेरी कर रहा है तो फिर क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट एक्स आ गया, यहाँ पे √x आ गया, √x आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे वो कर रहा है, सॉरी, √x आ गया, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √x इक्वल टू t+7 है, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x इक्वल टू t+7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं t² की फॉर्म में आ गया। अब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब ध्यान से आप ऑप्शंस को पढ़ लो, ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, अगर ध्यान से ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखेगा, द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर किसी को ये एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वाला कंसेप्ट पता था तो उससे 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने सीधा देखा टी और एक्स का रिलेशन दे रखा है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू t² आ जाएगा। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तीन ही कंडीशन है, वापस मैं लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। ये तीन ही कंडीशंस होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। भैया IIT का 2006 का क्वेश्चन, हमें देखते ही क्वेश्चन डर लगता है। IIT के क्वेश्चन तो भैया हमें देखते ही डर लगते हैं, पता नहीं क्यों, बचपन से डर बैठा हुआ है। गला सूख गया भाई तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, छोटा चैनल है। IIT 2006 का क्वेश्चन क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। आहा 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 आहा, हम क्या करें भैया, क्या करें। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। चार ऑप्शंस में देख लो किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², भैया पहला ही ऑप्शन दे दिया आपने, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं समझी, पहला ही ऑप्शन दे दिया। भैया फिजिक्स को धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, फिजिक्स धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। ये डॉक्टर सुनील बागड़ा नाम है मेरा, डॉक्टर सुनील बागड़ा, ठीक है ना। डॉक्टर हूँ लेकिन फिजिक्स को धुआं धुआं कर देता हूँ मैं। जेई मेन 2025 का अप्रैल का क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना है, ये आपका होमवर्क है।
ये होमवर्क है, ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये आपसे इजीली हो जाएगा, कर लेना पॉज करके इसको, ठीक है। अब मौत का तांडव समझते हैं, मौत का तांडव समझते हैं, सिंपल है। जैसे अगर आपको पोजीशन दिया हुआ हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो अपन क्या करते हैं, पोजीशन दिया हो, वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन dx अपॉन dt कर देते हैं। कोई भी ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होता है, जो पोजीशन और टाइम ग्राफ का एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। अब एक्सेलरेशन ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो पोजीशन बताता है। सिंपल इतना ध्यान रखना है। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको एक्स टी पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे आपको ये एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है आपको, तो इसका इसमें एरिया का अपन को कोई काम नहीं है। इसमें जो ओनली इसका स्लोप है ना, वो इसकी क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। एरिया का कोई काम नहीं है, तो एरिया की तरफ अगर आप जाओगे तो मौत होगी आपकी सीधी, है ना। तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो भी कुछ ना कुछ बताता है, और जो उसका एरिया है वो भी कुछ ना कुछ देता है। तो वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके वीटी ग्राफ के ही आते हैं एग्जाम में। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन देता है, और जो इसका एरिया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एरिया देगा, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। सेम एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, स्लोप की तरफ जाओगे तो मौत हो जाएगी आपकी सीधी की सीधी। एरिया अगर आप देखोगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देगा। ध्यान से सुन मेरी बात को, ध्यान से सुन, वो वेलोसिटी नहीं देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप हो वो तो मौत है सीधी, कुछ नहीं देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वीटी ग्राफ दे दिया, इसमें एरिया दिया हुआ है, तो अपन को अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो सिंपल निकाल लेंगे। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी डिस्टेंस पूछे तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। मैंने बोला ना, डिस्टेंस क्या है, आपका पूरा स्ट्रगल है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 a प्लस a4 सब जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ये जो नीचे वाले वो माइनस हो गए, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले प्लस होंगे। तो a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4। अब आ जाते हैं भैया जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 के क्वेश्चन के ऊपर। जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में बहुत रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने वही लिया है। 0 से 4 सेकंड के बीच में इसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस कवर्ड पूछा, डिस्टेंस मतलब सब कुछ ऐड होगा। 0 से 4 आप पूरा मत निकाल लेना। अब काफी लोग, हाँ देखो एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाया है, एग्जामिनर ने भैया जी बहुत दिमाग लगाया है। एग्जामिनर ने यहाँ से यहाँ तक का बना दिया, तो सब बच्चे क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, ऐड कर लेते हैं, और आपका आंसर गलत कर देते हैं। इसने पूछा है 0 से 4 सेकंड, मतलब यहाँ तक का ही पूछा है, तो ये और ये ही निकालना है। निकाल लो निकाल लो निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितनी है 10, तो 2 से 2 कट गया तो 10, तो ये हो गया। तो इसका तो हो गया 10। इसका कितना है, ये क्या है, क्या है ये, क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 10 ही हो गया, 20 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 30। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको ये नहीं निकालना है ना, इसमें गलती मत कर देना, तो ठीक है। जेई मेन 2025 का वापस से क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, वो क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओ हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इसने भैया जी ने रेशियो पूछ लिया। तो डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाली चीज को माइनस कर देंगे, डिस्टेंस में सबको ऐड करेंगे। तो पहले सबका निकालना, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो 2 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, और नीचे कितना है -4, तो ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है। ये कितना है दोनों के बीच में 4 से 8, 4 इंटू 4 16, ठीक है। ये कितना है 2, नीचे कितना है -4, तो ये कितना हो गया -8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर डिस्टेंस की बात करो तो सारे ऐड हो जाएंगे। तो डिस्टेंस में कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 24 प्लस 16, 24 और 16 कितना हो गया 48 प्लस 8, 48 और 8 कितने हो गए हैं 16 16 32, नहीं नहीं 42, 40 तो हुए, 16 और 8 24 और 16 40, 40 और 8 48, टोटल जो है डिस्टेंस तो आ गया आपके पास 48। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, माइनस को माइनस, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8, 8 और 8 16, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, मतलब 1:3 आपका करेक्ट आंसर है, 1:3। ये आपका जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन। आप देखो जेई मेंस में इतने फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं, फर्जी तो नहीं है, मैंने आपको चीजें सिखा दी तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई आईपीएमटी का क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है। कब, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू दी हुई है तो v इक्वल्स टू क्या कर देंगे dx अपॉन dt,
डी एक्स की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 12t - t³ अपॉन डी टी। तो ये कितना आ जाएगा 12 - 3t²। अब ये बोल रहा है वेलोसिटी जब जीरो हो जाए तब एक्सेलरेशन बताओ, तो वेलोसिटी v की वैल्यू जीरो कर दो, 12 - 3t²। तो ये कितना हो जाएगा 12 = 3t²। तो ये 4 बार में कट जाएगा, t² = 4, मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकंड आ जाएगी। 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो 2 सेकंड पे जीरो हो रही है, तो तब क्या पूछा इसने एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा, v की वैल्यू कितनी है 12 - 3t² है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -6t। t बराबर 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो t की वैल्यू 2 रख दो, -6 × 2 कितना हो जाएगा -12। -12 दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये रहा 12। अभी आप बोलोगे भैया पॉजिटिव में दे रखा है आपने तो माइनस में निकाला है, रिटार्डेशन बोला है मतलब वो माइनस अंडरस्टूड है ना, तो कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा माइनस वाला, ए 12 एक ही दिखेगा, प्लस में ही दिखेगा, तो आपको टिक कर देना है। AIEEE का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो ना, कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है गिवन बाय 3t², फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। अच्छा, और इनिशियल में रेस्ट पे है, इनिशियल में रेस्ट पे है, मतलब भैया जी उसका यू तो उसने जीरो दे दिया है ना, और ए की वैल्यू कितनी दे दी 3t² दे दी, और t बराबर 3 सेकंड पे v की वैल्यू पूछी है, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, निकाल लो। v को ए इक्वल टू क्या होता है dv/dt होता है, तो a की वैल्यू पूछी है तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा a.dt हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3t², 3t².dt, तो कितना हो जाएगा 3t। अब जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाता है और वो चीज नीचे आ जाती है, तो 3t² की जगह आ जाएगा 3t³ अपॉन 3। तो 3 से 3 कट गया, तो जो आपका dv बचा वो कितना आएगा t³ आएगा। अब इसके इनिशियल जीरो है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी t³, क्योंकि ये जीरो से v तक जाएंगे ना, तो v - 0 की वैल्यू v आ जाएगी, तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई t³। t कितना सेकंड पे पूछा 3 सेकंड पे, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया जी आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 कितना हो गया 27, 27। तो 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तीन जो मोशन इक्वेशन आप पूरी दुनिया जानते हैं, v = u+at, as = ut + half of at², और v² = u² + 2as। तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी लगती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता हो। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आती है वो तो देख लो, dv/dt = a होता है, तो a.dt चल जाएगी, ये इनिशियल अगर u है, फाइनल अगर v है, तो dv = a.dt। तो 0 से t टाइम तक के लिए अगर अपन बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, v - u हो जाएगा, तो v = करीब तरह आएगा, तो u + 80। ये ऐसा इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो v = u + 80, s = ut + half of at², v² = u² + 2s। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आता है तो ये दो भी याद रखो। मैं तो कहता हूँ इन्होंने बोला कि 3 इक्वेशन होती है, मैं बोलता हूँ 5 इक्वेशन होती है, ये दो भी याद रखो। अगर nth सेकंड पे डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होती है u + a/2 2n - 1, इसको याद कर लो। अगर वो पूछे यू दे दे, वी दे दे, टी दे दे, आपको डिस्टेंस पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, है ना, v + u/2 इंटू टी। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब सीबीएसई AIPMT 2008 का क्वेश्चन आपके सामने है। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसकी बात हो गई भैया जी, किसकी बात हो गई, यू की बात हो गई। यू की वैल्यू कितनी है 3ik + 4j। ठीक है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी है 0.4ik + 0.3j। आपको टाइम दिया है 10 सेकंड के बाद। क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है v, फाइनल स्पीड पूछिए 10 सेकंड बाद, तो इसका फॉर्मूले में अपन सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, v = u + at। v बराबर u की वैल्यू कितनी है 3ik + 4j प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.4ik + 0.3j इंटू टाइम टी। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ik + 4j प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 4ik + 3j। अगर आप ध्यान से देखोगे 4i, इधर 4ik पे इधर 3ik पे, तो कितना हो जाएगा टोटल 7ik + j कितना 4 और 3, ये भी 7, 7ik + 7j। अब आप बोलोगे भैया इसमें तो i j दे ही नहीं रखा। जब भी अगर ऐसा हो i j दे रखा हो तो सीधा अपन क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट में, है ना, तो 7² + 7², तो ये कितना हो जाएगा 49 + 49। ठीक है, 49 + 49, तो ये कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, सिंपल आपका कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सीबीएसई आईपीएमटी का क्वेश्चन है आपके पास। क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब अपनी मोशन इन इक्वेशन की तीनों इक्वेशन लग जाएगी, तीन नहीं 5 इक्वेशन लग जाएगी। इस चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम, अच्छा भैया जी, ठीक है। इसने यू की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल, फिर बाद में बोला इसने वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस इसने एस की वैल्यू दे दी आपको 135 मीटर। टी पूछा है, यू दे दिया, वी दे दिया, एस दे दिया, टी पूछा है। मैंने पांचवा आपको फॉर्मूला बताया था, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ से सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप आंसर निकालना चाहो तो एस की वैल्यू 135 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10, वी की वैल्यू 20 अपॉन 2 इंटू टाइम। 135 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इंटू टाइम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 अपॉन 15। तो ये कितना हो जाएगा 9 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। सेम क्वेश्चन है 1997 का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। वैसे मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया हुआ है, पूरी वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो ना, कर सकते हो। चलो, अरे हाँ, अब है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तब कई बार क्या हो ना, वो क्या पूछता है, कोई एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, जब वो ए से बी के बीच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उसकी जो ए पॉइंट है उस पर वेलोसिटी v1 है, जो उसका बी पॉइंट है उस पर वेलोसिटी उसकी v2 है, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उस पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे v1 है, एंड पॉइंट पे v2 है, बीच में अगर कहीं आपको पूछ ले और जो आपका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कभी भी ये पूछे तो v इक्वल्स टू रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको एमटीआर कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, जो आपको करना है वो कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सीबीएसई एआईपीएमटी 2008 का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग कितना दे दिया, यू की वैल्यू 0 दे दी है ना। स्टार्टिंग बोल दिया मतलब भैया जी आपके पास यहाँ पे यू की वैल्यू यहाँ पे इसने 0 दे दी। ठीक है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा ए की वैल्यू कितनी दे दी 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड, अच्छा थर्ड सेकंड में पूछ लिया, थर्ड सेकंड में पूछ लिया तो यार वो एस एन वाला फॉर्मूला याद है आपको, एस एन इज इक्वल टू यू, अच्छा ये लिखा हुआ है ना, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस एन इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, a/2 मतलब 4, ए की वैल्यू 4/3 है, तो a/2 2n-1, एन की वैल्यू कितनी है थर्ड सेकंड मतलब 3 है, 2 × 3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 4/6 × 5, है ना, 5 से आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो एस एन इज इक्वल टू 10/3, 10/3 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सीबीएसई एआईपीएमटी 2008 का क्वेश्चन। चलो, अब काफी बार पूछता कि भैया ये एक रसगुल्ला ट्रक में बैठा हुआ है और आगे एक कलुआ दिख गया, अब कलुए से उसको स्टार्टिंग से जलन थी, वो सुंदर कन्या को लेके भागा था, ओडी में, ओडी नहीं मर्सिडीज में, जी वैगन में। तो इसने क्या ट्रक ले लिया, ट्रक चलाने लग गया, क्योंकि इसने पढ़ाई की नहीं रसगुल्ले ने प्यार में, तो ये ट्रक चलाने लग गया, यू स्पीड से जा रहा है, तो ये यहाँ पे ही दिख गया। अब लेकिन इसको रूल्स फॉलो करने तो इसको ठोकना, ठोक तो सकता नहीं है, तो ये क्या करे, एस डिस्टेंस पे उसके जस्ट आगे जाके रोक दिया, वेलोसिटी 0 कर दिया। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दूर जाके रुका, वो कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आप याद रख लो, एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कभी भी पूछे तो एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, उसकी यू जो स्पीड है, ए उसका जो एक्सेलरेशन है। अब आप यहाँ पे देखोगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, मतलब पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मान लो 5 सेकंड में रुकता है, तो अगर उसने अभी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कर दी, तो जो एस है वो स्क्वायर से बढ़ जाएगा, मतलब अगर ये 2 गुना बढ़ा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब ये 20 आएगा। समझ में आया, दोबारा समझा दूं, ध्यान से सुनो। अगर 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, ठीक है, वो वो 5 मीटर दूर जाके रुक रहा था, मतलब 5 मीटर दूर जाके रुक रहा था। अब वो बोल रहा है कि इसके 30 मीटर पर सेकंड हमने स्पीड कर दी, तो ये 3 गुना कर दिया, तो जो आपका एस है वो कितना होगा, 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्योंकि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। यू अगर 3 गुना हुआ तो एस कितना होगा, 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका 1992 का क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन है, एक कार है वो मूव कर रही है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। ठीक है, इसकी जो u है उसकी वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर दे दी, और उसका जो s है वो 2 मीटर दे दिया। अब बोल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, 2 गुना कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर, ये 2 गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो पहले अगर 2 मीटर पे जाके रुक रहा था, तो अब कितने दूर जाके रुकेगा, कितने दूर जाके रुकेगा, 8 मीटर पे जाके रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस ट्रिक से सीधा सीधा आप आंसर ले सकते हो।
ये वही है कि मिड पॉइंट पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, पहले v1 और दूसरी v2, तो रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 जो अपन ने पीछे देखा है। अब अल्फा बीटा टाइप के प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है ना, वो बोलता है कि पहले अल्फा एक्सेलरेशन से तेज होता है, फिर बीटा डी एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन से वो आके रुक जाता है, तो उसकी वी मैक्स पता करो, उसका ए इफेक्टिव पता करो, उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस होगा उसका, है ना, टोटल टाइम कितना होगा। तो ये चीज़ आप याद कर लो। अगर अल्फा आपका एक्सेलरेशन है, बीटा आपका रिटार्डेशन है, अल्फा एक्सेलरेशन t1 टाइम तक चलता है, बीटा रिटार्डेशन t2 टाइम तक चलता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी अगर वी मैक्स है तो वी मैक्स क्या होगा, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 के बराबर होगा। ए इफेक्टिव कितना होगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। वी मैक्सिमम कितना होगा, ए इफेक्टिव इंटू टी। ए इफेक्टिव कितना है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, इंटू टी कर दोगे तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैं। तो वी मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला हो गया, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। एस क्या होगा, हाफ ऑफ ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। सिंपल सिंपल सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब क्वेश्चन के ऊपर आता है, सीबीएसई एआईपीएमटी 1994 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, एक कार है, एसिलेट होती है अल्फा से, कुछ टाइम के बाद फिर डीएसिलेट होती है बीटा से, रेस्ट में आ जाती है, नॉर्मल क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, है ना। तो कौन सा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अल्फा बीटा, ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये देखो अभी तो बताया मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रख लो, आया तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर अपन फोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए कार एक्सेलरेटेड एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, फिर रिटार्ड होती है 3 मीटर पर, मतलब अल्फा की अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हुआ, टोटल टाइम, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 20 सेकंड। तो वी मैक्सिमम पूछा है, वी मैक्सिमम आप कैसे निकाल सकते हो, अल्फा बीटा और टी तीनों चीजें देख रही है, तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इससे वी मैक्सिमम आ जाएगा। वी एवरेज क्या होगा, जो भी वी मैक्सिमम होगा उसका अपन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो इससे आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। और टाइम फॉर एसिलेशन और रिटार्डेशन, देखो ये अच्छा मैंने नीचे सारे फॉर्मूलेज लिख सका ना। वी मैक्सिमम आपको ऐसे निकालना है, ये वी एवरेज ऐसे आ जाएगा, फिर ये एस ऐसे आ जाएगा, और ये अल्फा और बीटा आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला, पूरी वैल्यूज लिख दी, पूरे फॉर्मूले लिख दे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं 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 सेम टाइप का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है कोई मौसम रेस्ट से, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, मतलब गाड़ी है, बंद है, गाड़ी शुरू हुई टुन 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 टुन, फिर हमने फिक्स चौथा गियर लगा दिया और फिक्स रेस दबा दी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये टी टाइम ले रहा है, ठीक है, एच डिस्प्लेसमेंट टी टाइम ले रहा है, एच डिस्प्लेसमेंट अपन चल रहे हैं, तो बोल रहा है कि अच्छा पहले हाफ और दूसरे हाफ में कितना डिस्प्लेसमेंट चला। जैसे जैसे भैया जी ये बोल रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस मान लो 2s है, तो बोल रहा है कि एस कितने टाइम में चलेगा, पहला, दूसरा एस कितने, सॉरी पागल हो गया मैं, पहला जो आधा डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में चलेगा, दूसरा आधा डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चलेगा। तो इसका आप याद रख लो, पहला आधा जो चलेगा वो t/√2 में चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में अभी क्वेश्चन आया है 2026 में, तो नीट में आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पहला आधा है, देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, पहला आधा डिस्प्लेसमेंट चलने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t/√2, दूसरा आधा एक्सेलरेशन चलने में टाइम जो लगेगा वो लगेगा t/√2 ब्रैकेट में √2 - 1। इन दोनों का अगर रेशियो पूछे तो क्या आ जाएगा, 1:√2 - 1। इसको आप कर लो भैया जी MTR, मुझे तुझे रट लाना है, ये पहले से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे MTR। तो पहले हाफ में कितना होगा, t/√2, दूसरे हाफ में t/√2 √2 - 1, दोनों का रेशियो 1:√2 - 1। चलो 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 चलो, ये एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने यहाँ दे रखा है, किसी कोई बोले मैं रटूंगा नहीं, भैया आप कैसे बोल सकते हो आप तो डॉक्टर हो, आपको फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन मुझे फिजिक्स आती है, आप कैसे बोल सकते हो आप रटो। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, भैया जी माफ करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच, ठीक है, एक बॉल है भैया जी, वो हाइट एच से रिलीज की जाती है। इफ T1 एंड T2 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ,
फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट करने में तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, T1/T2। अरे भैया जी, अगर आपने बोला था रट लो तो हम रट लेते, तो सीधा सीधा 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देते, लेकिन हमने अपनी होशियारी दिखाई, हमने रटा नहीं, तो हमें 2 मिनट तो लग गए, फिर भी आंसर नहीं आ पा रहा है। लेकिन किसी एक रसगुल्ले ने रट लिया था, तो उस रसगुल्ले ने बोला, अरे उस रसगुल्ले ने बोला भैया ने ऐसा कुछ बताया था, अरे फिर बोलोगे ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो ये क्या था, ये किसका था, T1/T2 था ना। तो T1/T2 क्या आ जाएगा, 1/√2 - 1। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 इधर जाएगा, T1 इधर जाएगा, T1√2 - 1। T2 इज इक्वल टू T1√2 - 1। अरे भैया आपके रसगुल्ले ने कर दिया, कर दिया रे, कर दिया, कर दिया, कर दिया रे, कर दिया, आपके रसगुल्ले ने ऑप्शन नंबर डी दिखा दिया, दिखा दिया। चलो, अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जब रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, है ना, तो जो सक्सेसिव डिस्टेंस है, मतलब कोई बोलता हूँ कि जीरो से, जैसे कोई चीज ड्रॉप कर दी या फिर जीरो से किसी चीज को अपन चला रहे हैं, और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, जैसे ड्रॉप भी की तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है जी 9.8 वो कांस्टेंट ही रहता है, तो जीरो से छोड़ा हमने, ए कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे हर एक सेकंड में जो सक्सेसिव सेकंड्स होते हैं, मतलब पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो जो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, या पहले 2 सेकंड, दूसरे अगले 2 सेकंड, उसके अगले, या पहले 10 सेकंड, उसके अगले 10 सेकंड, या पहले 1 घंटा, अगला 1 घंटा, समझो, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में जो इसका सक्सेसिव डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1:3:5:7:9, ये होगा S1 S2 S3 S4 S5 का रेशो। सेम अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो होगी 1:4:9। अब बोलोगे भैया कैसे याद करेंगे यार ये चीजें, ये कुछ चीजें याद करने की है, कैसे इतनी चीजें याद रखी, ध्यान से सुन, ये ओड नंबर्स का रेशियो है। जब भी किसी फिक्स सेकंड, जैसे पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछे, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, ओड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे तो याद रह जाएगा ना ओड नंबर्स। और जब भी टोटल डिस्टेंस पूछे, टोटल डिस्टेंस, पहले 2 सेकंड, पहले 3, मतलब 1+2+3, पहले 4, 1+2+3+4, तो उसमें क्या होगा, जो होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर फिर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो जो अपना होल नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे पहले सेकंड में 1 चला, दूसरे सेकंड में 3 चला, तो पहले 2 सेकंड में कितना चला, 1+3 मतलब 4, तो पहले 2 सेकंड में कितना चला, 4। सेम 3 की बात करते हैं, पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे सेकंड में 5, तो 5+3+1 कितना हो गया, 5×3 = 8, 1 9, तो 3 सेकंड में कितना हुआ, 9। सेम 4 की बात करते हैं, तो 1+3+5 कितना हो गया, 9, +7 कितना हो गया, 16, तो ये 16। सेम इसको जोड़ोगे तो 1+3 4, +5 9, +7 16, +9 25, तो ये 25 आ गया। तो सिंपल इतना ध्यान रखो, अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए पूछे तो 1:3:5:7, अगर वो पूछे टोटल डिस्टेंस तो 1:4:9:16:25, ठीक है। चलो, अब मोशन अंडर ग्रेविटी लगभग लास्ट टॉपिक ही है ये इस चैप्टर का, है ना। इट इज अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें वैलिड रहता है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा मोशन इक्वेशन वैलिड रहेगा। ए की वैल्यू कितनी होगी, है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन 10 इसको मानते हैं, जी की इक्वल होती है, और अपन इसको एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। गैलीलियो लॉ क्या कहता है, जो अभी मैंने आपको बताया वही गैलीलियो का लॉ कहता है, कि जो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल में कितनी होती है, अगर पर्टिकुलर में पूछे तो पहले सेकंड में 3, दूसरे सेकंड में पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे में 5 7 9, और टोटल पूछे तो वही चीज कितना 1 4 9 16। नीट 2022 का क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग हो रही है मतलब यू जीरो है, फॉल कर रहे हैं यू जीरो है, जी स्मॉल जी कांस्टेंट होता ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड्स की बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा, 1 3 5 7। जिसने भैया से पढ़ा था, जिसने डॉक्टर भैया से पढ़ा था, उसका तो कल्याण हो गया, उसका तो कल्याण हो गया। अब ये चीज सेम चीज पूछता कि 4 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 1 4 9 16, तो टोटल 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो, सीबीएसई एआईपीएमटी 1989 का क्वेश्चन देखो, कितने पुराने क्वेश्चन ला रहा हूँ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रेस्ट इन फोर्थ और फिफ्थ सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है भैया ये, पर्टिकुलर जब भी सेकंड की बात करेगा, पर्टिकुलर जब भी सेकंड की बात होगी तो कितना होगा, 1 3 5 7 9 11 13,
अब किसकी पूछ रहा है? चौथे और पांचवे की। पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, ये चौथा सेकंड, ये पांचवा सेकंड, तो 7 और 9, 7 और 9। जिसने ये बायो वाले डॉक्टर भैया के साथ जिसने पढ़ाई की थी, आए दिख रहा है क्या? आए 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 दिख रहा है क्या? डॉक्टर सुनील बाबा, जिसने ये बायो वाले भैया के साथ पढ़ाई की थी, उसका तो हो गया कल्याण। नीट 2013 का क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है कि H1 H2 S3 की बात करी है। इसमें 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, उसके अगले 5 सेकंड। अब जरूरी नहीं है एक ही सेकंड का बोले, मैंने क्या बोला? फिक्स टाइम इंटरवल। वो बोले पहले 10 सेकंड, पहले 10 मिनट, दूसरे 10 मिनट, तीसरे 10 मिनट, या पहले 50 घंटे, दूसरे 50 घंटे, या तीसरे। टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, तो इसमें भी टाइम इंटरवल 5 सेकंड इक्वल है। तो क्या अपना फॉर्मूला आ जाएगा? क्या आ जाएगा अपना भैया जी? H1 रेशो H2 रेशो S3 कितना हो जाएगा? 135। अब आप बोलोगे भैया ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीट 2013 में तो आपके जो डॉक्टर भैया उसको पागल बना दिया। नहीं भैया, पागल नहीं बनाया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो स्टार्टिंग की दो चीज ले लो, H1/H2, इनका रेशियो क्या है? 1:3 है, तो 1/3 है। तो 3H1 = H2, या फिर H1 = H2/3। H1 = H2/3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, H1 = H2/3 किस में है? ये रहा, H1 = H2/3। तो ये एक ही ऑप्शन आपको हमेशा दिखेगा, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखेंगे, और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीबीएसई आईपीएमटी 2009 का क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी आपको? ए पार्टिकल स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए। मास तो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट मतलब ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज S1, पहले 10 सेकंड में कितनी है? S1 है। एंड दैट कवर्ड इन 20 सेकंड इज S2, फर्स्ट 20। अब देखो, अगले 10 सेकंड नहीं पूछा उसने, फर्स्ट 20 सेकंड, मतलब 0 से लेके 20 तक, मतलब S1 + S1 S2, दो दो का कंटिन्यू याद रखना है। तो वो कितना था? 1:4, मतलब 1 और 4 इन दोनों को जोड़ के, मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया क्या? रुको रुको रुको, रुको रुको, हटा दो सबको, हटा दो सबको। ध्यान से सुन मेरी बात को। उसने क्या बोला? पहले, अरे रे रे, पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में क्या है? S1 कवर कर रहा है। अब तो वो बोला कि पहले 20 सेकंड में कितनी होगी, ठीक है। तो अगली 10 सेकंड में कितना करेगा अपने हिसाब से? अगर पहले S1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 × S1 हो जाएगा। 1:3 का है ना, 1:3 का होता है S1 S2। तो ये क्या है? पहले 10 सेकंड, ये क्या है? अगले 10 सेकंड। अब वो बोल रहा है कि पहले 20 सेकंड, मतलब ये 10 और ये 10 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो S1 + 3S1 कितना हो जाएगा? 4S1, 4S1, S2 = 4S1। अरे बता, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इसमें 3 केस होते हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी है। एक तो अपन छत पे खड़े हैं, कोई भी चीज ड्रॉप कर दी, जैसे ये है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ। अरे 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 अरे, ये पेन है, भाई इस यहाँ से मैंने छोड़ दिया, तो ये तो होगी कोई भी चीज मैंने ड्रॉप कर दी, पहला केस। दूसरा केस क्या है? मैंने यहाँ से इस पेन को फेंका और ये उछल के नीचे आ गया। यहाँ से इस पेन को फेंका, ये उछल के नीचे आ गया। फेंका, उछल के नीचे आ गया, सेकंड केस। तीसरा केस क्या है? मैं किसी हाइट पे ऑलरेडी हूँ, वहां से मैंने इस पेन को फेंका और ये नीचे आ रहा है। किसी हाइट पे ऑलरेडी मैं हूँ, वहां से इस पेन को फेंका और ये नीचे आ रहा है। 3 केस हो गए। पहला क्या है? किसी हाइट पे हूँ, सिंपल छोड़ दिया। दूसरा, जमीन पे हूँ, फेंका, ऊपर फेंका, नीचे आ गया। तीसरा क्या? किसी हाइट पे हूँ, वहां से मैंने फेंका और नीचे आ गया। तो ये 3 केस अपन यहाँ पे कवर करने वाला है। तो पहला क्या है? अरे अरे अरे, बंद हो गया। हाँ, पहला क्या है? ड्रॉप केस, जिसमें यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ड्रॉप करते हैं मतलब स्टार्टिंग में 0 ही है ना, और ए की वैल्यू जी के बराबर होती है। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? √2h/g। अब इसमें टाइम, हाइट देखो, जी तो कांस्टेंट है, 9.8 रहता है, दो भी कांस्टेंट, तो टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइट के। तो कभी भी आपको दो अलग अलग हाइट दे कि मान लो 50 मीटर पे छोड़ने पे टी टाइम लग रहा है, तो 40 मीटर पे छोड़ने पे कितना टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। T1/T2 = कितना हो गया? रूट में H1/S2। जैसे बोल दिया कि 50 पे होने पे टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे H1 की वैल्यू 50, T1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। और अगर वेलोसिटी पूछे नीचे आके भी ये गिर रहा है, तो जब ये गिरा जमीन पे आके टच हुआ, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? जैसे ये पेन है, ये यहाँ पे मेरे जब हाथ में गिरा तो कुछ यहाँ से तो 0 पे छोड़ा, लेकिन हाथ में गिरा तो कुछ वेलोसिटी पे आके गिर रहा है ना, तो वेलोसिटी कितनी होती है? √2gh। तो इसमें भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होता है, ठीक है। ठीक है, और ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो कई बार क्वेश्चन आता है ना कि एक 4 किलो का पत्थर गिरा है, एक 2 किलो का पत्थर गिरा है, तो जब नीचे आके वो जमीन पे आके भिड़ रहा है, तो या फिर किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी अब देखो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी अपन किसी चीज को छोड़ते हैं, तो पहले सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितना होता है? 5। अगले सेकंड में कितना होता है? 15। उसके अगले सेकंड में 25, अगले अगले सेकंड में 35। आप बोलोगे भैया यार क्या फालतू बात कर रहे हो यार,
सिंपल बात समझ, इनका रेशियो देखेगा तो 5, इसको एक बार में काटूंगा 1, 15 5 से 3 बार में, 25 5 से 5 बार में, 35 5 से 7 बार में। तो अब तू देखेगा तो रेशियो क्या, 1:3:5:7। वो क्या था, जब यू जीरो हो, इनिशियल स्पीड जीरो हो, रेस्ट में हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो छोड़ रहे हैं तो इनिशियल जीरो है, ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी तो ये चीज काम कर रही है। तो पहले सेकंड में हमेशा अगर किसी चीज को छोड़ता है तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर ही चलेगी। अब बोलोगे कैसे चलेगी भैया, ऐसे कैसे बता रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू टी तो जीरो हो जाएगा, हाफ ऑफ ए की जगह जी टी स्क्वायर लिखेंगे, जी की वैल्यू कितनी आती है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 × टी स्क्वायर। सबके लिए क्या होगा 5 × टी स्क्वायर। अब पहले सेकंड में टी की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 मतलब 5। दूसरे सेकंड में टी की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे करके तुम कंप्लीट पता कर सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस के ऊपर आता है। अब आपको हाँ एक और चीज, अब जैसे इसने बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में, मतलब ये बोलेगा कि nth सेकंड में वो 85 मीटर चलता है, तो वो कौन सा सेकंड है। तो जैसे इसमें ये 35 मीटर चला है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि 35 मीटर कौन से सेकंड में चला है, तो उसका एक ट्रिक है, इसमें 5 ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। तो 35 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40/10 कितना आ जाएगा 4, मतलब चौथा सेकंड होगा जिसमें वो 35 चलेगा। देख लो 1 2 3 4, भैया और करके दिखाओ, बिल्कुल कर देते हैं। इसमें देखो 25 + 5 ऐड करो 10 से डिवाइड करो, 25 + 5 कितना हुआ 30, 30/10 कितना हुआ 3, 30/10 3, मतलब थर्ड सेकंड में 25 चलेगा। भैया एक और बताओ, ये बता देते हैं, 15 में 5 ऐड करो 20, 20/10 कितना हो गया 2, मतलब सेकंड सेकंड दूसरे सेकंड में ये 15 मीटर चलेगा। तो कभी भी आपको यूं बोले कि पर्टिकुलर सेकंड में ये इतना चला है, तो उसमें 5 ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो, आप पता लगा लोगे कितना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 135, बहुत बार रिपीट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 135 सेकंड वो लास्ट सेकंड में चला, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, लास्ट सेकंड में कितना चला 135 सेकंड। तो भैया कैसे करें, आपकी ट्रिक लगाते हैं, 135 + 5/10 कितना हो गया 140/10 मतलब 14 सेकंड, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 14 सेकंड। एक सेकंड में आंसर आ गया। अब आप बोलोगे भैया ये रटने की चीज है क्या, रटने की है, क्योंकि आप रट सकते हो, है ना, कम टाइम लगेगा, बाकी एक्सप्लेन करना तो चीज वही है। देखो एस इक्वल टू क्या होता है यू प्लस एस एंथ, nth सेकंड के लिए अगर पूछते तो एस एंथ क्या होता है u प्लस a/2 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो u की वैल्यू अपन ने जीरो कर दी, ए की जगह जी आएगा 10, 10/2 2n-1, 10/2 होगा तो कितना आ जाएगा 5, तो एस एन कितना हो जाएगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n-5, ठीक है। तो इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो 10n इक्वल्स टू माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा s+5, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s+5/10। मैंने भी तो वही चीज बताया, जो भी डिस्टेंस है उसमें 5 ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो। तो ये चीजें मैं इतनी रामायण अगर आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज, आप इसकी चीजें जो बीच का प्रोसेस है ना उसके अंदर घुस जाते हो। तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कोई भी सेकंड दे दे भैया 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो सीबीएसई एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन, टू बॉडीज है अलग अलग मास है, मास से वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया जी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर, तो टाइम टेकन कितना होगा, मैंने अभी बताया टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 GH होता है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे T1/T2 इज इक्वल टू √h1/h2, ठीक है। पहले में कितना ले रहा अच्छा इनका रेशियो बताना सिंपल, तो 16/25, 16/25 रूट हटाएंगे तो 4/5, 4/5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। सीबीएसई आईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, 20 मीटर की हाइट पे है, उसने एक पत्थर छोड़ा है, ठीक है, किस वेलोसिटी पे ग्राउंड पे टकराएगी। बेवकूफ, इतना इजी क्वेश्चन। √2 GH की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है केस सेकंड, ऊपर नीचे से फेंका, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। इसमें मैक्सिमम हाइट पूछता है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा u²/2g। इसमें पूछता है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना, तो ऊपर जाने में भी सेम टाइम लगता है u/g, नीचे आने में भी सेम टाइम लगता है u/g, तो टोटल टाइम कितना हो गया u/g प्लस u/g मतलब 2u/g। ये मेन इसके फॉर्मूला थे। सीबीएसई एपीएमटी 2013 का क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट। लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट क्या होता है, जैसे ये यहाँ गई, तो एसेंट मतलब चढ़ते टाइम जो लास्ट 1 सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बेटा जो चढ़ते टाइम लास्ट 1 सेकेंड में कवर करेगी ना, वही उतरते टाइम लास्ट 1 सेकेंड में कवर करती है। अब उतरते टाइम
अब जैसे कोई भी ये जैसे मैंने ऊपर फेंकी, तो ये जब नीचे आ रही है, नीचे कब आएगी, जब इसके ऊपर जाते ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो ये नीचे आएगी। तो यहाँ पे इसकी यू जीरो हो गई, तो पहले सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। तो इसको कितना होगा, हमेशा 5 ही आएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला की फॉर्म में दिया हुआ तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला की फॉर्म में निकाल लो, फॉर्मूला की फॉर्म में निकाल लो। अब देखो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यू की वैल्यू तो मैं जीरो कर दूंगा, तो एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ मजा आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताओ। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, बॉल है वो मैंने जैसे इस हाइट पे है, नहीं नहीं सॉरी, बॉल नीचे से मैंने फेंकी यू स्पीड से। अब वो बोलता है कभी कभी कि किसी एक एच हाइट पे, किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाते टाइम टी1 और आते टाइम टी2 वो दोनों क्रॉस करती है। जैसे ये है, यहाँ पे ये मेरा हाथ है, तो इसको अगर देखो मैंने ऊपर फेंका तो जाते टाइम भी यहाँ से गुजरा, आते टाइम भी यहाँ से, ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ है, मैंने नीचे से पेन को फेंका तो जाते टाइम भी इस हाथ से गुजरेगा और आते टाइम भी गुजरेगा। तो ये टी1 ये टी2, जाते टाइम गुजरा उसको टी1 बोल दिया, और ऊपर से नीचे आते टाइम गुजरा उसको टी2 बोल दिया। तो बोला टोटल हाइट, तो किस हाइट पे वो क्रॉस हुए एक दूसरे को, वो पूछता है वो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उस हाइट का फॉर्मूला हाफ ऑफ जी टी1 इंटू टी टू, हाफ ऑफ जी टी1 इंटू टी टू। ठीक है, अब फाइनल केस क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट पे है, ये ग्राउंड है, वहां से फेंका और नीचे ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट, तो उसका एक फॉर्मूला ही मैं कर, देखो ये पूरा मैंने पूरी बसड़ यहाँ पे लिख रखी है, किसी को समझना है तो पॉज करके समझ सकता है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फाइनल क्या है, टोटल टाइम कितना लगता है, टी इक्वल टू यू बाई जी रूट में यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h/g। ये क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, लेकिन गलती से आया तो ये एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद रहा तो आपका काम हो जाएगा। नीट 2023 का क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है वो प्रोजेक्टेड है अपवर्ड फ्रॉम, अच्छा यू की वैल्यू इसने दे दी भैया ने 4 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है ना, हाँ यू की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड फ्रॉम है ब्रिज। अच्छा अच्छा, ये ब्रिज है, यहाँ से फेंका है, पानी में आके गिर गई। ठीक है, पानी में आके गिर रही है 4 सेकंड बाद, तो टी की वैल्यू आपको दे दी 4 सेकंड। ठीक है, तो वोट हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हाइट पूछा है, ब्रिज की हाइट पूछा है, तो सिंपली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस की जगह तो मैं एच मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने फेंका है, यहाँ से मान लो ये ब्रिज है, यहाँ से फेंका है, तो ऊपर को मैं नेगेटिव मानता हूँ, नीचे को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। आपको एक चीज को पॉजिटिव मानना होता है, एक को नेगेटिव, तो मैं ऊपर को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो ऊपर की तरफ फेंका तो यू तो नेगेटिव होता है, तो माइनस यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों जी को प्लस क्यों लिखा, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, नीचे की चीज को मैंने नेगेटिव माना है। बोलोगे एच को पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि एच भी तो नीचे ही है ना, ये ब्रिज है, तो ब्रिज से नीचे की चीज को मैं पॉजिटिव मानू, तो इसलिए अब एच कितना है, अच्छा हाइट तो हमें पता करनी है, एच इक्वल टू माइनस यू की वैल्यू 4 है इंटू टी की वैल्यू भी 4 है प्लस हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये आ गया 8, तो एच इक्वल टू -16 प्लस 80, -16 प्लस 80 कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये चारों ऑप्शन भी नहीं था, हाँ हाँ हाँ, ये इस टाइम शायद बोनस मिला था बच्चों को, क्योंकि चारों ऑप्शन भी नहीं थे, 64 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 60 के पास में आ रहा, तो अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है, तो उसके आसपास में जो भी दिख रहा है आप उसको टिक कर सकते हो। तो उस शायद उसी को मिला था पॉइंट जिसने टिक किया था, तो जिसने 60 टिक किया था उसको मिल गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे कोई एच हाइट पे है, वो बोलता है कि इस हाइट से अगर मैं ऊपर की तरफ बॉल फेंकता हूं तो उसको नीचे आने में टी1 टाइम लगता है, इसी हाइट से अगर मैं नीचे की तरफ फेंकता हूं तो उसको टी2 टाइम लगता है। तो बताओ अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो बोलता है कि किसी हाइट पे हूं मैं, वहां से ऊपर की तरफ अगर मैं फेंकूंगा तो टी1 टाइम लग रहा है नीचे आने में टोटल, जैसे मैंने फेंका, यहां से मैंने फेंका टक 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 टक, तो टी1 टाइम लगा। यहां से बोला अगर वो डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंकता हूं तो टी2 टाइम लगता है। तो बोला अगर मैंने सिर्फ छोड़ा है तो कितना टाइम लगेगा। तो ऊपर की तरफ अपवर्ड फेंक रहा हो टी1, डाउनवर्ड फेंक रहा हो टी2, रिलीज कर रहा हो कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में टी1 प्लस टी2, इसको एमटीआर कर लो, बहुत ईजी है, रूट में टी1 इंटू टी2 सॉरी। सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विद द यू वेलोसिटी, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, ऊपर जाने में 9 सेकंड, नीचे की तरफ फेंक रहा हो 4 सेकंड, जब ड्रॉप करेगा देखो अगर बॉल ड्रॉप किया तो कितना लगेगा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9 इंटू 4 रूट टी1 प्लस टी1 इंटू टी टू, टी1 क्या अपवर्ड टी2 क्या डाउनवर्ड, तो कितना होगा 36, रूट 36 कितना हो जाएगा 6 सेकंड। तो अगर वो ड्रॉप करता है तो उसको 6 सेकंड लगते हैं आने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब है जगलर प्रॉब्लम, जगलर वही जोकर जोकर। तो देखो सिंपल सी, किसी जोकर जो कमजोर जोकर है वो 2 बॉल हवा में रखता है, कोई अच्छा जोकर 3, कोई प्रो जोकर 5 बॉल हवा में रखता है, कोई सुपर प्रो होता है वो 10-10 बॉल हवा में रखता है।
तो अगर n बॉल हवा के अंदर है तो कितने टाइम इंटरवल के बाद वो अगली बॉल फेंकेगा। जनरली ये क्वेश्चन अपने नीट में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये 2u/g = n × t। t क्या है, कितने टाइम इंटरवल के बाद फेंकेगा, n क्या है, कितनी बॉल्स उसके हाथ में है, और 2u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये 2u/g = n × t। क्वेश्चन क्या है, अ जगलर मेंटेन 4 बॉल इन द एयर, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4, यू की वैल्यू कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इंटरवल, टी पूछा है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g = n × t। 2 × u की वैल्यू 20/g की वैल्यू 10 = n की वैल्यू 4 × t। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो 4 = 4 × t, तो 4 से 4 कट गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। मतलब हर 1 सेकंड के बाद उसको बॉल फेंकती रहनी पड़ेगी। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया आपके पास, 1 सेकंड। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन आपके पास ये जगलर प्रॉब्लम का। जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड, बोला जगलर ऊपर की तरफ बॉल को आपका फेंकता है, सेम इनिशियल वेलोसिटी इन द एयर, ठीक है। बोल रहा है कि व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, बोल रहा है कि ये जब बॉल फेंका, जो पहली बॉल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है तो वो अगली बॉल फेंक रहा है, ठीक है। अज्यूमिंग जगलर थ्रोज एन बॉल पर सेकंड, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो इसका कभी भी वो मैक्सिमम हाइट पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, g/2n²। g/2n, ये आप 2u/g = n × t था ना। तो यहाँ से अगर अपन जैसे इसको रिलेट करते हैं, हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा निकल के यही फॉर्मूला आता है फाइनल। तो h = g/2n², इंपॉर्टेंट था, पीवाईक्यू रिपीटेड था इसलिए मैंने करा दिया, ताकि अगर फ्यूचर में दिखे तो सीधा अगर हाइट पूछे, मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है, तो g/2n², ठीक है। अब ग्राफ के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। देखो लास्ट एंड फाइनल है ये आपका। एक्स टी ग्राफ अगर ऐसा दिया हो, मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब देखो ना, एक्स टी ग्राफ ये मतलब पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट में है पार्टिकल। ऐसे दिया हो मतलब थीटा 90 से कम है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो एक्स टाइम के साथ पोजीशन, ये एक्स की वैल्यू टाइम के साथ देखोगे तो बढ़ रही है, एक्स बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन ए जो है इसका अभी भी स्लोप इसकी पॉजिटिव है, लेकिन ए वो होगा। अगर ये स्लोप इसकी 90 से ज़्यादा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन तो इसका भी कितना होगा, 0 होगा। अब जैसे ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, मतलब स्लोप इसकी देखोगे तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 से अभी भी, थीटा जो है अभी भी 90 से कम ही है। 90 से कम है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, तो ये टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। ये यहाँ पे हमेशा स्लोप जो है 90 से ज़्यादा है, तो टाइम के हिसाब से ये कम होगा। मतलब यहाँ पे ए नेगेटिव होगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव होगा। 5 ग्राफ आपके जनरली आते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन क्या है भैया जी आपके पास, नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पूछा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक ही कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, ये वाली, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2। चलो, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, ये सब मैंने करा दिए हैं। कभी कभी बाई चांस अगर आपको एक्स ग्राफ जनरली नहीं देता है, लेकिन कभी कभी अगर दे दे और उसका एरिया पूछे, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, v² - u²/2। ये अगर बाई चांस कभी दे दे तब की बात है, ठीक है। ये ग्राफ कन्वर्जेंस है सारे के सारे। अगर एस का ग्राफ यूं है तो वी का ग्राफ ऐसा होगा, एस का ग्राफ अगर ऐसा है तो वी का ग्राफ ऐसा होगा, और ए का ग्राफ ऐसा होगा। एस का ग्राफ अगर ऐसा है तो वी का ग्राफ ऐसा होगा, और ए का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये सिंपल आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है कि वी एक्स ग्राफ अगर आपका ऐसा दे रखा है तो आपका ए एक्स ग्राफ क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरा कोशिश किया है, डेली टारगेट अभी चल ही रहा है अपना ना, डेली टारगेट चल ही रहा है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपका जो ये चैप्टर है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में मैंने लगभग, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो लगभग 40 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ अपन ने किए हैं। जेई मेन और नीट दोनों के पीवाईक्यूज़ किए हैं। ऐसे ही पूरे पूरे 11th क्लास के लेक्चर्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल रहे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या फिर कमेंट में अगर यहाँ तो कोई देख रहा है ना, तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए कमेंट 1 करना कि 50 करने, वो सब आपके ऊपर है। बहुत आपको दिख गया होगा कितनी मेहनत की है, किस लेवल का कंटेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी अब आपको कम से कम 1 डी में आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस लाइक बना दिया। आई होप चीज़ें समझ में आओगी, आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। देखते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी अपने लिए करो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन होना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो वो बनो। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहो, ठीक है। बाय।